What will we do with this moment? How will we be remembered? In this election, we each face a question. What kind of country do we want to live in? इस बार अमेरिका में वही मुद्दे थे जो कि इंडियन इलेक्शन में थे। America is a land of heroes. This is a place where greatness is born. We choose freedom. इंडिया को दोबारा से विश्व गुरु बनाना है। America great again. No matter the trials, no matter the challenges to come. हमें डिक्टेटरशिप हटानी है, कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है, आज़ादी बचानी है। Is a fight for freedom. Freedom. We win. अगर अमेरिका की फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट को हाई करती है तो वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है। अमेरिका जो भी पॉलिसीज़ बनाता है तो वर्ल्ड के लिए वो एक टारगेट बन जाती है। अमेरिका अगर किसी के भी ऊपर बैन लगाता है तो उस कंट्री की इकोनॉमी तबाह हो जाती है। इतना काफ़ी है बताने के लिए कि अमेरिकन इलेक्शन हमारे लिए क्यों इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अमेरिकन इलेक्शन समझना कोई कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी है, बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ का सिस्टम है वैसे ही वहाँ का है। थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन इस बार जो मुद्दे थे वो अमेरिकन इलेक्शन में और इंडियन इलेक्शन में दोनों में एक तरीके के थे। जैसे कि इलीगल माइग्रेशन, इंडिया में जो बांग्लादेश से रोहिंग्या आते हैं, ऐसे ही अमेरिका से मैक्सिको का जो बॉर्डर लगता है वहाँ से डंकी फ्लाइट के ज़रिए पूरी दुनिया से लोग जाते हैं। और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो, कचड़ा पॉलिटिक्स हो, या फिर डिक्टेटरशिप की बात हो और फ्रीडम की बात हो, ये सारे मुद्दे जो हमने भारतीय चुनाव में देखे, ये सारे हमें अमेरिका के भी चुनाव में देखने को मिले। एक एक करके सारे मुद्दों पर बात करते हैं। उससे पहले हम पार्टी को समझ लेते हैं। जैसे अपने इंडिया में बीजेपी है, ठीक ऐसे ही अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है। और वहीं दूसरी तरफ अपने यहाँ जैसे कांग्रेस है, वहाँ पर डेमोक्रेट पार्टी है जो कि जो बाइडेन और कमला हैरिस की पार्टी है। तो कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मुकाबला था। अब ये पार्टी में डिफरेंसेस कैसे पता पड़ते हैं, इनकी पॉलिसीज से इनकी आइडियोलॉजी पता पड़ती है। जैसे कि जो बीजेपी की आइडियोलॉजी कैसी है, हिंदुत्व वाली है, प्रो इंडिया पॉलिसी है, और कांग्रेस की थोड़ी लिबरल टाइप की पॉलिसी है। वैसे ही वहाँ पर भी ऐसे होता है, रिपब्लिकन्स अमेरिका प्रो है और जो डेमोक्रेटिक हैं वो लिबरल्स हैं। अमेरिका के कई बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा है इलीगल माइग्रेशन का। वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा लोग इलीगल माइग्रेट करके अमेरिका जाते हैं। जैसे कि आपने डंकी फ्लाइट मूवी देखी होगी, कैसे लोग पनामा कैनल को पार करके मैक्सिको के बॉर्डर के जरिए अमेरिका में घुसते हैं। तो उसे रोकने के लिए ट्रंप ने ट्रंप वॉल तक का निर्माण करवा दिया था। अमेरिका और जो मैक्सिको का बॉर्डर है उसके बीच में एक लिटरली वॉल बनवा दी थी कि हम किसी भी तरीके से इलीगल माइग्रेशन को अमेरिका में रोक सकें। जैसे कि हमारे यहाँ पे तकलीफ़ है ना, बांग्लादेश से रोहिंग्या आ जाते हैं, उन्हें रोकने के लिए बॉर्डर पे हम टाइट सिक्योरिटी फोर्सेस का इंतज़ाम करते हैं, ठीक वैसे ही वहाँ की दिक्कत है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आता है कि जब एक ऐसी पॉपुलेशन है जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, जो कि कोई स्किल्ड लेबर नहीं है, और ज़्यादातर वो मेल पीपल्स हैं, तो जब ऐसे लोग किसी सोसाइटी में जाते हैं तो सबसे बड़ा खतरा औरतों के लिए, वुमेन्स के लिए बन जाता है। क्योंकि जिस एरिया में ये लोग जाते हैं वहाँ पे मेल्स की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो जेंडर जो रेशियो होता है वो गड़बड़ कर जाता है और रेप के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। और ऐसे लोग जहाँ पर होते हैं वहाँ क्राइम अपने आप इंक्रीज हो जाता है। क्राइम इंक्रीज होने के पीछे का ये रीज़न होता है, अब देखो अगर मेरे पास जॉब नहीं है और मैं भूखा मर रहा हूँ, अगर मुझे कोई कुछ भी थोड़े बहुत रुपए देकर कुछ भी क्राइम करने के लिए कहेगा, मैं कर दूंगा। जैसे कि हमारे लिए रोहिंग्या समस्या बने पड़े हैं, ऐसे ही अमेरिका के लिए इलीगल माइग्रेंट है वो समस्या बने हैं। उसके भी बाद उन्होंने कहा कि अब हम इन लोगों को डिपोर्ट करेंगे, जो इनकी ओरिजिनल होम कंट्री है वहाँ पर इन्हें वापस भेज देंगे। लेकिन कमला हैरिस का स्टैंड थोड़ा सा अलग है। उनका कहना है कि हम ऐसे तरीकों को खोजेंगे कि इन्हें हम नागरिकता दे सकें। मतलब कि धीरे धीरे कुछ सालों तक अमेरिका में रहेंगे, वहाँ पे काम करने के तरीके सीखेंगे, अपने आप को थोड़ा बहुत एजुकेट करेंगे और एक क्राइटेरिया हम तय कर देंगे जिसके बाद कि जो लोग इलीगल तरीके से यहाँ पर आए उन लोगों को नागरिकता दे दी जाए। ट्रंप यहाँ पे स्पेसिफिकली मुस्लिम के तो बहुत खिलाफ हैं। ये वाली फ़ोटो ट्रंप ने पोस्ट करी थी अपने ट्विटर पे, जिसमें कि साफ शो करा जा रहा है कि किस तरीके से जो मुस्लिम माइग्रेंट हैं वो अमेरिका के फ्लैग को जला रहे हैं। ये ट्रंप ने शेयर करी थी।
और जब 2015 में ट्रंप ने कहा था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो पहले ही दिन मुसलमानों पे बैन लगा दूंगा, और जब 2016 में ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं तो सबसे पहला डिसीजन यही लेते हैं, 7 मुस्लिम कंट्री से बैन कर देते हैं कि वहाँ से अमेरिका कोई नहीं आ सकता। लेकिन जब जॉ बाइडन आते हैं तो वो पहले ही दिन ये फैसला लेते हैं कि ये हम जो बैन लगा था इसे हम खारिज कर देते हैं। यहाँ पे हमें दोनों पार्टीज के बीच में आइडियोलॉजिकल गैप देखने को मिलता है। इस बार के इलेक्शन में ट्रंप का फोकस है ग्रेट अमेरिका बनाने का। जैसे कि भारत में मोदी वादा करते हैं कि भारत को हम विश्व गुरु बना देंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को अच्छी तरीके से बढ़ाएं, हम प्रोडक्ट को भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करें, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया। ऐसे ही अमेरिका में ट्रंप ने भी करा कि अब हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ाएंगे जिससे कि हम द ग्रेट अमेरिका बना सकें। जब मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पे अच्छी होगी तो उसका ये फ़ायदा होगा कि हमारे लोगों को जॉब मिलेगी। और यहीं से एक और पॉइंट आता है माइग्रेशन में कि इंडिया से और भी कई कंट्री से जो स्किल्ड वर्कर है वो अमेरिका जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अपने सपने को पूरा करने के लिए वो लोग अमेरिका जाते हैं। लेकिन ट्रंप का ये कहना है कि अगर ये स्किल्ड वर्कर बाहर से आते रहे, क्योंकि कंपनी इन्हीं को हायर करेंगी, इनके पास स्किल भी है और कम रुपए में ये काम करने को राज़ी हो जाते हैं, तो जो हमारे अमेरिकन स्किल्ड वर्कर है उनका क्या होगा। इस वजह से H-1B वीज़ा जो था उस पर बैन लगा दिया जाता है। H-1B वीज़ा ज़्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स को मिलता है, 3 साल की वैलिडिटी होती है, 3 साल और एक्सटेंड हो जाता है, और अगर आपका ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग में है तो आपको हमेशा के लिए नागरिकता मिल जाती है। लेकिन इस पे ट्रंप ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं करा था, कुछ नंबर तय कर दिए थे। हालांकि अगर ट्रंप जीत करके आते हैं तो ऐसी पॉलिसीज वापस से आएंगी। इंडिया में जो लोग हैं जो सोच रहे हैं कि अमेरिका जाएंगे एक बेहतर लाइफ अपॉर्चुनिटी के लिए, तो उनके लिए ज़रूर ये दिक्कत हो सकती है। और वहीं पर कमला हैरिस का स्टैंड इस पे ऐसा है कि जो स्किल्ड वर्कर हैं हम उनका स्वागत करते हैं, अमेरिका में वो लोग आ सकते हैं, आ करके अपनी स्किल का प्रदर्शन कर सकते हैं, अच्छी खासी अपनी लाइफ की अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हैं, कि हम सबका जो भी ड्रीमर्स हैं उनका हम वेलकम करते हैं। ये कमला हैरिस का सीधी सी पॉलिसी है जो कि डेमोक्रेट्स की शुरू से पॉलिसी रही है। जैसे ट्रंप ग्रेट अमेरिका की बात करते हैं, ऐसे ही कमला हैरिस फ्री हेल्थ केयर की बात, अफोर्डेबल हेल्थ केयर की बात करते हैं। अमेरिका में क्या होता है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत हाई होते हैं, मेडिकल केयर उससे भी ज़्यादा हाई होते हैं, तो ज़्यादातर लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत प्रीमियम होते हैं, उन्हें पे करने के लिए लोग लोन लेते हैं। तो कमला हैरिस का कहना है अगर हम आते हैं तो जो ये लोन लिया जाता है इसके इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग लोन लेकर के अपने हेल्थ प्रीमियम को चुका सकेंगे, और अगर कोई भी ऐसी हेल्थ केयर की कंडीशन आती है तो अपने हेल्थ प्रीमियम से पे कर सकते हैं। कि ये थोड़ी प्रोग्रेसिव इनकी पॉलिसीज़ रहती हैं कि कंट्री को हम कैसे बेहतर एजुकेशन, बेहतर हेल्थ केयर, गरीबी से निकाल सकें और एक अच्छा भविष्य दे सकें। और वहीं ट्रंप का कहना है कि पॉवर्टी ज़्यादा बढ़ी है, पॉवर्टी को कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ट्रंप का सीधा प्लान, जो कि उन्होंने पहले भी करा था, पहले इन्होंने 15% टैक्स कटौती कर दी थी, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, कंपनीज ज़्यादा आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ज़्यादा बढ़ने लगेंगी, जॉब जनरेशन होगी, जिससे कि वेल्थ का क्रिएशन होगा। ये ट्रंप का सीधा सा है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली ये बात है कि अमेरिका अभी भी डेवलप्ड कंट्री होने के बाद, वर्ल्ड की सुपर पावर होने के बाद, अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, अफोर्डेबल बनाने के बारे में इतना कुछ कर रहा है। बल्कि हमारे देश में अगर देखोगे तो सरकार का हेल्थ केयर के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं रहता है। अब LGBTQ कम्युनिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रंप क्या स्टेटस को है, मतलब कि जो इनकी पार्टी की विचारधारा है कि हमें अपने पुराने ट्रेडिशन को बरकरार रखना है, तो इसीलिए ये कहते हैं कि हमें इन लोगों को इतने ज़्यादा राइट नहीं देने चाहिए। वहीं कमला हैरिस डेमोक्रेटिक है तो वो थोड़ी उनकी लिबरल विचारधारा है, वो कहती हैं कि हमें इन लोगों को भी, जैसे हम मेल और फीमेल को राइट देते हैं, हमें इन्हें भी राइट दे देने चाहिए। जो अमेरिकन पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम हो रखा है, हिंदू मुस्लिम इन द सेंस, अभी जो ट्रंप ने ट्वीट करा था दिवाली के दिन पे कि जो हिंदू के साथ में बांग्लादेश में हुआ, अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो ऐसा कभी नहीं होता, और मोदी को अपना अच्छा दोस्त भी बताया।
तो इस तरीके से यहाँ पे हिंदू वोट को अपने साथ लेने की कोशिश करी जा रही है। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफ मुसलमानों को इलीगल माइग्रेंट कह करके उन्हें बाहर निकालने की बात करते हैं, आतंकवादी बताते हैं। तो अगर अमेरिका में मुसलमान देखें तो 1.3% है। 2050 तक ये कोई 2% हो पाएंगे, 80 लाख की आबादी हो पाएगी। कुछ मुसलमानों की पॉपुलेशन 34.5 लाख की है, इनमें से कि लगभग 22 लाख की आबादी इनकी अडल्ट है। हालांकि मुस्लिम यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालते वोट के ऊपर, लेकिन बात क्या है कि हिंदू जरूर डालते हैं। अब हिंदू का अगर हमें सपोर्ट मिल जाता है तो क्या होगा, क्योंकि अमेरिका में हिंदू बड़ी पोजीशन पे है। 60% होटल चेन अमेरिका की हिंदू डोमिनेट करते हैं। कई कई बड़ी पोजीशन पे हमें हिंदू देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से ट्रंप की कोशिश है कि किसी भी तरीके से हिंदुओं को अपने साथ में हम ले लें, क्योंकि ज़्यादातर हिंदू डेमोक्रेटिक को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनकी लिबरल विचारधारा है। लेकिन अगर इन हिंदूज को ट्रंप अपने साथ में ले लेते हैं, चाहे मुसलमानों का विरोध करके हो या हिंदुओं का समर्थन करके हो, तो अब जब एक मालिक है उसके नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं तो वो मालिक का इन्फ्लुएंस जरूर नीचे आता है, तो वो भी वोट ट्रंप को मिल सकते हैं। और जिस तरीके से डिक्टेटरशिप के नाम पे अपने यहाँ पे एक डर का माहौल बनाने की कोशिश करी गई थी, कांग्रेस ने बड़ा ही नारा दिया था कि मोदी डिक्टेटरशिप है, अगर मोदी आ गया संविधान बदल देगा। यही हाल डेमोक्रेटिक का है। जो डेमोक्रेट्स हैं वो भी रिपब्लिकन के बारे में यही बात कर रहे हैं। कमला हैरिस, जो बाइडेन का कहना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो आपकी डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। जो हमें भारत में देखने को मिला था ना कि डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, डिक्टेटरशिप आ जाएगी, यही हाल हमें अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वो डिक्टेटर की तरह राज्य करेंगे, डेमोक्रेसी भाड़ में जाएगी आपकी। ये कमला हैरिस का कहना है। और जबकि हम देख चुके हैं भारत में ये पूरा नैरेटिव सेट करा गया, रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद वो हमें डिक्टेटरशिप वाले कहीं देखने को भी नहीं मिले। ऐसे ही वहाँ पे भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, उससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है। और फिर कचड़ा पॉलिटिक्स भी आई। राहुल गांधी ने कहा था कि जो भी कांग्रेस से बीजेपी में गए हमारा कचड़ा था, बीजेपी वालों ने उठा लिया। ऐसे ही जो बाइडेन ने कहा कि जितने भी ट्रंप को सपोर्ट करते हैं सब कचड़ा हैं। ट्रंप भाई साहब पूरा ट्रक लेके पहुंच गए कचड़े वाला कि अगर मेरे सपोर्टर कचड़ा है तो मैं कचड़ा वाला हूँ। 250 million Americans are not garbage. इस तरीके की राजनीति वहाँ पे भी हो चुकी है। वो लोग भी हमसे कहीं ना कहीं सीख के जा रहे हैं। अब लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे लगा, और हालांकि वो सबसे बड़ा भी मुद्दा है अमेरिका का, एबॉर्शन। एबॉर्शन का मतलब होता है कि जब भी बच्चा माँ के गर्भ में होता है वहीं पर गर्भ को ख़त्म कर देना, गर्भपात करा देना। एबॉर्शन मतलब कि बच्चे को ख़त्म कर देना, आप एक ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हो। कमला हैरिस का इसके ऊपर स्टैंड है कि इट इज़ अ राइट टू चॉइस, कि एक महिला है उसकी चॉइस है कि वो अपनी बॉडी में कोई बच्चा रखे या ना रखे। और वहीं पर ट्रंप का ये कहना है कि ये राइट टू लाइफ है, जो बच्चा है उसकी भी एक लाइफ है, और अगर आप उसे ख़त्म कर देते हो तो आप राइट टू लाइफ का उल्लंघन कर रहे हो। अब अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे रखूँ तो देखो, राइट टू चॉइस का ये मतलब नहीं होता कि मैं किसी और को जा करके मार दूँ। अब अगर मुझे लगा कि मैं सामने वाले को जा करके निपटा दूँ, ये मेरी चॉइस है, लेकिन ये मेरा अधिकार नहीं है। उसके पास भी तो राइट टू लाइफ है। हमें राइट टू लाइफ को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए राइट टू चॉइस के मुकाबले। नहीं तो कल को भी आप अगर एक बच्चे को मार रहे हो, आपने एक ज़िंदगी ख़त्म करी है, कल को आपको भी कोई इसी राइट टू चॉइस के नाम पर निपटा के चला जाएगा। इसी वजह से मैं तो कहता हूँ राइट टू लाइफ को हमें ज़्यादा ऊपर रखना चाहिए, और हमें दूसरों के प्रति राइट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन नहीं है, लेकिन ये हमारे नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब एक वो बच्चा है, पहले आपने वो बियर क्यों करा? अगर सेक्सुअल वो ओरिएंटेशन आपकी थी तो यूज़ कॉन्डम, लेकिन अगर आपने बच्चा बियर करा फिर आप उसे मार रहे हो तो ये गलत है। तो इसमें आई एम टोटली अगेंस्ट कमला हैरिस। मैं सीधा डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करता हूँ। अब आखिरी हमारा मुद्दा जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स में जैसे अभी हमने हमास और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट देखा, तो वहाँ पर अगर ट्रंप भी होते तो ट्रंप और ज़्यादा एक्टिवली इसराइल को सपोर्ट करते, और ये लोग भी कर रहे हैं लेकिन इतना अच्छे से नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसराइल और यूक्रेन वाला देखें तो ट्रंप कह भी चुके हैं कि अगर वो होते तो ये कब का ख़त्म हो जाता, और सच में ये ख़त्म हो जाता। अभी जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का डिस्प्यूट होने लग रहा, ये भी बहुत पहले ख़त्म हो जाता अगर ट्रंप होते। ट्रंप ऐसे प्रेसिडेंट पहले थे अमेरिका के जिन्होंने नॉर्थ कोरिया में विजिट करा था। और वैसे तो अमेरिका और रसिया की कभी बनती नहीं है,
लेकिन ट्रंप और पुतिन के बीच तो भी एक बायलैटरल समझौता जरूर था, और ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहमिक अकॉर्ड भी कराया था यूएई और इसराइल के बीच में। और कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा बेहतर है। अगर हम जो बाइडेन के शासन की बात करें तो अमेरिका का वन ऑफ द वीकेस्ट प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन। तो इनके ऊपर इतनी ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अमेरिका का थोड़ा अब हम सिस्टम समझते हैं। अमेरिका में 50 स्टेट हैं, और 50 स्टेट में से जो सबसे बड़ा स्टेट है कैलिफोर्निया, वहाँ पर 54 सीट हैं। और यहाँ पे सीट भी बड़ी रोचक तरीके से होती हैं। जैसे मानो हमारे यहाँ जैसा नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ क्या हुआ, यूपी की सीट है, यूपी में 35 सपा ले गई, 33 बीजेपी ले गई, ऐसे हो गया। बाकी की 1-2 पार्टी और ले गई सीट। वहाँ पर ऐसे नहीं होता। वहाँ पर मानो कि अगर किसी स्टेट में 40 सीट हैं तो 40 में से एक पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप अगर 20 सीट ले जाते हैं, 21 सीट ले जाते हैं, और बाकी की 19 सीट कमला हैरिस ले जाते हैं, तो सारी सीट डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाएंगी। मतलब कि अगर कोई भी 50% से ऊपर ले जाता है तो सारी सीट उसकी हो जाते हैं। इसी वजह से 2016 में हिलैरी क्लिंटन का वोट परसेंटेज ज़्यादा होने के बावजूद भी सीटें डोनाल्ड ट्रंप की ज़्यादा थी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बन जाते हैं। वहाँ पर ट्रांसवर्सल वोट सिस्टम होता है। यहाँ के स्टेट को 3 तौर पे बांटा जाता है इलेक्शन के टाइम पे। एक होते हैं रेड स्टेट। रेड स्टेट मतलब जो आपके रिपब्लिकन स्टेट हैं। ब्लू स्टेट डेमोक्रेट स्टेट। और एक होते हैं पिंक स्टेट या पर्पल स्टेट, जो कि स्विंग होते हैं। ये हमेशा कभी तय नहीं होता कि कौन सा स्विंग करेगा कौन सा नहीं करेगा। हर इलेक्शन में अलग अलग होते हैं। स्विंग स्टेट जिसकी तरफ भी झुक जाते हैं, जिसे ज़्यादा मत मिल जाते हैं स्विंग स्टेट में, उसी की सरकार बन जाती है। ज़्यादातर चांसेस इस चुनाव में ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बन जाएगी। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है कि जो चुनाव का टाइम है वो भी निर्धारित है कि हर 4 साल बाद नवंबर के पहले हफ्ते के पहले सोमवार के अगले मंगलवार को चुनाव होगा। मतलब कि अगर 1 नवंबर को मंगलवार होता है तो चुनाव नहीं होगा। अगर 2 नवंबर को मंगलवार होता है तो ही चुनाव होगा, क्योंकि सोमवार से आपका हफ्ता शुरू होना चाहिए। उसके बाद फिर जो मंगलवार आएगा तब चुनाव होंगे। और अभी देखो कुछ हफ्ते बाद रिजल्ट आएगा तब जानने को मिलेगा। वैसे तो क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट दोबारा बन सकते हैं।